नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में जमींदार अपनी पत्नी और बेटे गंगाराम के साथ रहता था। जमींदार के अपने फलों के बगीचे थे जिनसे काफ़ी आय होती थी और जमींदार का बेटा गंगाराम भी शहर में व्यापार किया करता था। उससे भी काफ़ी मुनाफा होता था। तो जमींदार के पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। वह अमीर घर की बहू लाना नहीं चाहता था, क्योंकि अमीर घर की लड़कियां केवल अपने सजने संवरने पर ही सारा वक्त लगा देती हैं। घर से उन्हें खास मतलब नहीं होता। वह तो ऐसी बहू लेकर आना चाहता था जो सुशील संस्कारी हो और उसके घर को अच्छे से संभाल सके। ऐसी ही लड़की उसके एक दोस्त की थी जो पास के ही गांव में रहता था। उसके साथ जमींदार ने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही जमींदार ने अपने बेटे गंगाराम को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुम्हें सफल ज़िंदगी जीनी है और बिना किसी कठिनाई के, तो जीवन में 3 बातों का ख्याल रखना। गंगाराम कहने लगा, वो कौन सी पिताजी? जमींदार ने कहा, पहली बात, कभी भी अपने व्यापार और आय के बारे में अपनी पत्नी को मत बताना। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच की बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो झगड़े का कारण बन सकता है। तीसरी बात कि तुम अपने बीते हुए अतीत के बारे में कभी अपनी पत्नी को कुछ भी मत बताना और न ही उसके अतीत के बारे में कभी उससे कुछ पूछना। अगर तुम इन 3 बातों का ख्याल रखोगे तो तुम सुखी जीवन जी सकते हो। गंगाराम ने कहा, ठीक है पिताजी। उस दिन के बाद से गंगाराम इन तीनों बातों का ख्याल रखता था। समय बीतता गया, 5 वर्ष बीत गए। इसी बीच गंगाराम की पत्नी ने 2 बेटों को जन्म दिया और इन 5 सालों के बीच ही जमींदार और उसकी पत्नी भी चल बसे थे। अब गंगाराम की पत्नी को कुछ काम नहीं था, क्योंकि गंगाराम ने इतना पैसा कमा लिया था कि गांव में एक हवेली बना ली थी। हवेली में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। गंगाराम की पत्नी अपने बच्चों को ही अच्छे से संभालती थी, उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। अब तो उसके ऊपर सास ससुर की सेवा का जिम्मा भी नहीं था, क्योंकि वे दोनों ही चल बसे थे। तो उसके पास जब भी खाली समय होता वह गांव की औरतों के पास चली जाती, जहां कई औरतें इकट्ठी होती वहीं पर बैठकर बातें करने लग जाती थी। गांव की औरतें आपस में अपने पतियों के बारे में बातें करती थी। एक औरत कहने लगी, मेरा पति तो मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मुझे सब कुछ बताता है। दूसरी कहने लगी, मेरा पति तो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता। दोनों की बातें सुनकर गंगाराम की पत्नी मन में सोचने लगी, पर मेरा पति तो मुझे कुछ भी नहीं बताता। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि वो क्या काम करते हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब है कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं तो उनसे बड़ा प्रेम करती हूँ। फिर वह अपनी हवेली वापस लौट गई। यह सोचते हुए हवेली में जाकर उसने अपने पति गंगाराम के लिए बहुत ही स्वादिष्ट उसकी पसंद का खाना बनाया। गंगाराम जब हवेली में लौटा तो उसने अपनी पसंद का खाना खाया तो बड़ा खुश हुआ
और कहने लगा, आज क्या खास बात है, तुमने मेरी पसंद का खाना बनाया है। खाना खाने के बाद गंगाराम जब बिस्तर पर लेटा तो उसकी पत्नी उसके हाथ पांव दबाने लगी। गंगाराम कहने लगा, कुछ तो बात ज़रूर है, बताओ तो सही। तब उसकी पत्नी कहने लगी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो आपका अ, आई हूँ तब से ही ख्याल रखती हूँ और आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, पर आप ही हैं जो मुझसे प्रेम नहीं करते। पत्नी की ये बात सुनकर गंगाराम उठ बैठा और कहने लगा, भाग्यवान तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। जब से तुमसे शादी हुई है तब से मैं हर रात तुम्हारे पास ही तो आया हूँ और कहीं नहीं गया, और हमारे प्रेम की निशानी हमारे 2 बच्चे हैं। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तब उसकी पत्नी कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन आज तक आपने मुझे अपने व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप क्या काम करते हैं? अगर आप मुझसे प्रेम करते होते तो इस बारे में मुझे ज़रूर बताते। गंगाराम कहने लगा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, व्यापार करना आदमी का काम होता है, इसलिए मैंने व्यापार के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती हो, बच्चों को भी संभालती हो, तुम्हारा जीवन बच्चे होने के बाद उनकी ही ख्वाहिशें पूरी करने में लगा रहता है, इसलिए मैं तुम्हें और कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें कभी व्यापार के बारे में कुछ नहीं बताया, और तुमने भी तो मुझसे इस बारे में कभी पूछा ही नहीं, तो छिपाने वाली कौन सी बात हुई। तब उसकी पत्नी कहने लगी, पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं आपके व्यापार और आय के बारे में जानना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएंगे। गंगाराम कहने लगा, तुम कैसी बातें करती हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर गंगाराम के मन में अपने पिता की कही तीनों बातें आ गई। फिर वह सोचने लगा, इतने वर्ष हो गए हैं इसे मेरे घर में आए हुए, पहले तो ये सिर्फ मेरी पत्नी थी जो आधी थी, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, ये मेरी पूरी पत्नी और बच्चों की माँ बन गई है। अब तो हम दोनों का जीवन अपने बच्चों के लिए है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करना और उनका अच्छे से पालन पोषण करना हम दोनों की जिम्मेवारी है। मैं आज से अपने व्यापार और आय के बारे में बता देता हूँ, ताकि ये ना सोचे कि मैं इससे प्रेम नहीं करता। फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, ठीक है भगवान, आज तुमने पूछ ही लिया तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या व्यापार करता हूँ। पत्नी कहने लगी, तो बताइए। गंगाराम कहने लगा, तुम तो जानती हो शहर में मेरी बड़ी दुकान है, उस दुकान को फसल की कटाई के समय मैं मुनीम के भरोसे छोड़कर अलग अलग गाँव में चला जाता हूँ और वहाँ से सस्ते दाम पर अनाज खरीद कर ले आता हूँ और अपनी दुकान के गोदाम में भर लेता हूँ, और फिर साल भर अनाज की कमी होने पर शहर में उसे ऊंचे दामों पर बेचता हूँ। उसी से मुझे आय होती है, जिसमें मुझे काफ़ी मुनाफा होता है, और उसी आय से मैंने ये शानदार हवेली बनवाई है और तुम्हारे लिए महंगे जेवर और कपड़े, बच्चों के लिए भी खूब सारा महंगा सामान दिलाया है।
बस यही मेरी आय का साधन है। पत्नी कहने लगी, अच्छा तो आप अनाज का व्यापार करते हैं। गंगाराम कहने लगा, हाँ, उसी से हमारा इतना लाभ होता है कि हम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है। फिर गंगाराम कहने लगा, अब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तब उसकी पत्नी कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस मैं तो आपके व्यापार और आय के बारे में जानना चाहती थी, सो मुझे पता चल गया और कोई बात नहीं। गंगाराम अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने तुम्हें अपने व्यापार और आय के बारे में तो बता दिया, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, ये बात तुम किसी और को कभी मत बताना, नहीं तो हमें नुकसान भुगतना पड़ सकता है। उसकी पत्नी कहने लगी, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं कोई मूर्ख लगती हूँ आपको जो मैं ये सब बातें किसी तीसरे को बताऊंगी? आप निश्चित रहिए, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गंगाराम कहने लगा, ठीक है। दूसरे दिन गंगाराम जब शहर अपनी दुकान पर चला गया तो गंगाराम की पत्नी घर से बाहर पड़ोस की औरतों के पास चली गई। तब भी पड़ोस की औरतें एक जगह इकट्ठा थीं, आपस में बातें कर रही थी। गंगाराम की पत्नी भी वहां पहुंच गई। एक औरत कह रही थी, मेरा पति तो सस्ते दाम पर सब्जियां खरीदता है और शहर में ले जाकर महंगे दामों पर बेचता है। उससे हमें अच्छी खासी आमदनी होती है और घर खर्च अच्छे से चल जाता है। तभी दूसरी कहने लगी, पर मेरा पति तो कपड़े का काम करता है, मेरे पति को तो महंगे दाम पर ही कपड़ा मिलता है और उसी दाम में शहर में बेच देता है, तो कुछ भी मुनाफा नहीं होता। हमारे घर तो खाने के भी लाले हैं। उन दोनों की बात सुनकर गंगाराम की पत्नी मन में सोचने लगी, कल ये कह रही थी कि हमारे पति हमसे कुछ नहीं छुपाते, ये बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं भी आज इन्हें अपने पति के व्यापार के बारे में बता देती हूँ। इनको भी तो पता चले कि मेरा पति को व्यापार में कितना मुनाफा होता है और उसी वजह से मैं गहने कपड़े महंगे महंगे पहनती हूँ और हमारी हवेली भी पूरे गांव में अनोखी है। तब वह उन औरतों से कहने लगी, सुनो, मेरे पति तो अनाज का व्यापार करते हैं। वो गांव से सस्ते दामों पर अनाज खरीदते हैं और उसे शहर में ले जाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। इससे उन्हें बड़ा मुनाफा होता है और वे हमारे लिए सब कुछ जो ज़रूरत का सामान, गहने कपड़े और बच्चों के लिए भी जो सामान खेलने खिलौने का होता है सब ले आते हैं। मेरे पति के पास तो बड़ा धन मुनाफे से इकट्ठा हो जाता है। मैं अपने पति के साथ बड़ी खुश हूँ। उसकी बातें सुनकर गांव की औरतें कहने लगी, अच्छा, अनाज के व्यापार में इतना मुनाफा है क्या? हमें तो पता ही नहीं था। फिर गंगाराम की पत्नी सोचने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दिया? मेरे पति ने तो कहा था इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, लेकिन मैंने तो इन औरतों को सब बता दिया। अब मैं क्या करूं? फिर वह उन औरतों से कहने लगी, सुनो बहनों, मैंने तुम्हें अपने पति के व्यापार के बारे में बता तो दिया है, लेकिन तुम ये बातें किसी और को मत बताना, इस बात का ख्याल रखना। औरतें कहने लगी, अरे हमें क्या ज़रूरत है इन सब बातों को दूसरों से कहने की। फिर जो गंगाराम की पत्नी थी हवेली वापस लौट गई, पर वो कहते हैं ना, औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती।
उन गांव की औरतों ने और दूसरी औरतों को इस बारे में बता दिया कि गंगाराम कैसे धन कमाता है। ऐसे फैलते फैलते बात पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि अगर एक बात का पता गांव की किसी एक औरत को चल जाए तो उसे फैलाने की लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक औरत ही उस बात को पूरे गांव में फैला देती है, दूर संचार का साधन बन के। जैसे हम ईमेल एक को भेजते हैं, एक क्लिक करने पर सब जगह चला जाता है, उसी प्रकार अगर गांव में एक बात किसी औरत को पता चल जाए तो उस बात को पूरे गांव में फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए गंगाराम के बारे में सब गांव वाले जान गए कि कैसे ये अनाज दुगने दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता है। जब नगर के दहनी सेठों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और गांव के लोगों से पहले ही सस्ते दाम पर जो है गेहूं सारा खरीद लिया। जब गंगाराम गांव में गेहूं खरीदने गया तो किसी भी आदमी ने गंगाराम को एक बोरी भी गेहूं नहीं बेचा। इस तरह से गंगाराम को कुछ भी गेहूं नहीं मिला और जो गोदाम में गेहूं था वो भी ख़त्म हो गया था। इस तरह से गंगाराम के बुरे दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे करके उसका व्यापार डूब गया। धनी नगर के सेठों ने उसके व्यापार पर कब्जा कर लिया। अब वह कंगाल ली के कगार पर खड़ा था। उसने सोचा कि अब तो गांव लौटकर बाग बगीचों के द्वारा ही कुछ आमदनी की जा सकती है, यहाँ तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। यह सोचकर वह गांव लौट आया। बाग में गया तो पेड़ों पर एक भी फल नहीं थे, क्योंकि बागों की देखरेख तो उसने कभी की ही नहीं थी। उनके बाग में एक साधु हर वर्ष वहाँ आया करता था। फसल कटाई के दौरान उसके पिता साधु को अच्छा भोजन कराया करते थे। गंगाराम भी अपने पिता के जाने के बाद साधु को अच्छा भोजन कराते थे और उसका आदर सम्मान करते थे। लेकिन इस बार जब साधु बाग में आया तो गंगाराम उसके लिए रूखा सूखा भोजन लेकर गया। साधु ने यह देखकर गंगाराम से कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ तो जो तुम ऐसा भोजन लेकर मेरे लिए आए हो? गंगाराम से साधु ने कहा, लगता है तुम्हारे पिता की दी गई 3 सीखों में से किसी एक का राज तुमने अपनी पत्नी के सामने खोल दिया। गंगाराम कहने लगा, साधु बाबा आप सही कह रहे हैं, उसी के कारण आज ये मेरे हालात हैं। साधु कहने लगा, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें नई राह मिलेगी। सुनो, एक गांव में किसान रहता था। किसान की शादी एक लड़की से हुई, पर वह लड़की अपनी सखियों के सामने कहती थी कि उसका पति तो शहर में व्यापार करता है और बहुत सारा धन कमाता है। असलियत अपनी सखियों को नहीं बताई थी। फिर वह अपने पति से कहने लगी कि आप शहर में जाकर कोई व्यापार करिए और धन कमा कर लाइए, नहीं तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। किसान कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तब किसान की पत्नी कहने लगी, तुम्हारा और मेरा प्रेम मिलाप जभी हो सकता है जब तुम बहुत सारा धन कमा कर लाओ। किसान पत्नी की जिद के आगे हार गया, कहने लगा, ठीक है। दूसरे दिन किसान पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर बड़ी दूर था। कई गांव पार करने के बाद वह एक जंगल में पहुंच गया। चलते चलते थक गया था। एक पेड़ की छांव देखकर उसके तले लेट गया। उस पेड़ पर ही तोता मैना का जोड़ा रहता था।
उन दोनों की एक खासियत थी कि वो इंसानों की तरह बोलते थे। तोता से मैना कह रही थी, स्वामी अब मुझसे प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। तब तोते ने मैना से कहा कि कुछ दिन और सहन कर लो, मैं कोई सुरक्षित जगह तलाश कर लूँ, उसके बाद तुम्हारा प्रसव वहाँ हो जाएगा। पर मैना कहने लगी, अब मुझसे प्रसव की ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, लगता है मेरे प्राण ही चले जाएंगे। तोता कहने लगा, अगर तुम्हारा प्रसव यहाँ हुआ तो तुम जानती हो कि क्या होगा। मैना कहने लगी, अभी तो दर्द से मेरी जान जा रही है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, तभी उसने 2 अंडों को जन्म दिया। इस बात का पता उस पेड़ की कोटर में रहे सांप को जब पता चला तो वह पेड़ के ऊपर उन अंडों को खाने के लिए चढ़ने लगा। तभी किसान ने उस सर्प को देख लिया और एक डंडा उठाकर उस सर्प के मुंह पर मारा और डंडा मार मार कर उस सांप को वही मार दिया। उसे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही यह तोता मैना दोनों देख रहे थे। जब सांप मर गया तब तोते ने किसान से कहा, भाई तुम कौन हो? तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, आज मेरे बच्चों की जान बचा ली। तब किसान कहने लगा, ये तो मैंने तुम दोनों की बातें सुनने के बाद किया है। ये शुक्र था कि तुम दोनों इंसानों की तरह बोल रहे थे और तुम्हारी बात मैं समझ रहा था, इसलिए मैं ये सब कर पाया। तब तोते ने कहा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? किसान ने बताया कि मैं शहर पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ। तोते ने कहा, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भले इंसान लगते हो, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, इसलिए आज से तुम यहीं रहो और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। किसान कहने लगा, पर तुम्हारे पास धन कहाँ है? तोता कहने लगा, उस बात की चिंता मत करो, मैं जो है 1 महीने के अंदर तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में और धन की आवश्यकता नहीं होगी, पर तुम्हें यहीं 1 महीने तक रहकर मेरे जो है बच्चों की देखभाल करनी होगी, जब तक वे अपने अंडों से बाहर नहीं आ जाते और उड़ने नहीं लग जाते हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें रोज़ 2 सोने के सिक्के दूंगा। किसान खुश हुआ और कहने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस जंगल में मैं भूख प्यास से कैसे रहूँगा? तभी तोते ने कहा कि इस कोटर में जो सांप रहता था उसके पास सोने के सिक्के हैं जो इस कोटर के अंदर हैं। उन सिक्कों को तुम तो निकाल नहीं सकते, लेकिन मैं उन्हें आसानी से थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ सिक्के निकाल कर तुम्हें देता हूँ। उन सिक्कों से तुम अपनी ज़रूरत का और खाने पीने का सामान पास के गांव से ले आओ और यहीं पेड़ के पास एक पक्की झोपड़ी बना लो। उसी में तुम 1 महीने तक रहना और मेरे बच्चों की निगरानी करना। किसान कहने लगा, ठीक है। किसान अपने खाने पीने का सामान ले आया और जो ज़रूरी था फिर उसने एक झोपड़ी उस पेड़ के पास बनाई। फिर वह तोते मैना के चले जाने के बाद जब वे दाना चुगने जाते तो उसके अंडों की रखवाली करता था। इस तरह से समय बीतने लगा। 1 महीना बीत गया। इस बीच तोते ने कई बार उसे सोने के सिक्के कोटर से निकाल कर दिए थे। अब उसके पास काफ़ी सिक्के भी हो गए थे और जो तोता मैना के बच्चे थे अंडों से बाहर भी आ गए थे और तो उड़ना भी सीख गए थे। फिर तोते ने किसान से कहा कि अब जो है
तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे उड़ने भी लगे हैं, अब वो सुरक्षित हैं। पर तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें इस कोटर में जितना भी धन है सब निकाल कर दे देता हूँ। और जो झोपड़ी तुमने बना रखी है, इस झोपड़ी के नीचे भी एक घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ दवा है, उसे भी तुम निकाल लो। इस तरह से किसान के पास बहुत सारा धन हो गया। उसने मटका भी निकाल लिया और तोते ने भी कोटर का सारा धन निकाल कर किसान को दे दिया और कहा कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। इतना धन संतोष से ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कभी ज़रूरत आन पड़े तो तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें और धन दे दूँगा। किसान कहने लगा, नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, ये मेरे लिए पर्याप्त है। यह कहकर किसान वापस अपने घर लौट गया। घर जब लौटा तो पत्नी को धन दिखाया। धन देखकर पत्नी कहने लगी, इतना सारा धन इतनी जल्दी तुम कहाँ से लाए? किसान कहने लगा, इसके बारे में जानकर तुम क्या करोगी? तुम्हें तो धन चाहिए था, ये लो। जब शाम हुई तो किसान अपनी पत्नी के पास प्रेम मिलाप के लिए गया तो उसकी पत्नी कहने लगी, प्रेम मिलाप से पहले तुम मुझे ये बताओ, इतना सारा धन इतनी जल्दी तुम कहाँ से लेकर आए? इसका क्या राज है, मुझे बताओ। किसान को गुस्सा आ गया और कहने लगा, पहले तो तुम चाहती थी कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं, तभी तुम्हारे साथ प्रेम मिलाप कर सकता हूं। अब मैं धन भी ले आया हूं, तब भी तुम मुझसे प्रेम मिलाप नहीं कर रही हो, बल्कि धन कहाँ से आया उसके बारे में पूछ रही हो। तुम जैसी स्त्री का क्या भरोसा। अब तो मेरे पास धन भी है, तुम जैसी कई स्त्रियों को रख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। पति की ऐसी बातें सुनकर स्त्री नरम पड़ गई और कहने लगी, अजी मैं तो पहले भी मजाक कर रही थी और आज भी मजाक ही कर रही हूँ। आप तो नाराज़ हो गए। पतली थोड़ी ना पहले प्रेम की शुरुआत करती हैं, पति को ही करने पड़ती है। पत्नी तो ऐसे ही नाज नखरे दिखाती है, आप समझते ही नहीं हैं। किसान ने कहा, अच्छा। फिर दोनों प्रेम मिलाप में व्यस्त हो गई और एक दूसरे से प्रेम करने लगी। किसान की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अब तो ये प्रेम के वश में है, जो पूछूंगी वही बता देगा। तो उसने इतना धन कहाँ से आया का सारा राज उगलवा लिया और किसान ने भी उसे सब कुछ बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद किसान की पत्नी गहने जेवर पहनकर जब गांव में एक औरत के पास गई जो उसकी सहेली थी, तो उसने पूछा, तुम्हारे पास इतने गहने और इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? तुम्हारा पति तो गरीब था। तब वह कहने लगी, बहन, हम अब गरीब नहीं रहे, हमारे पास बहुत धन है। वह कहने लगी, ऐसा तुम्हें क्या मिल गया जिससे तुम इतने धनी हो गए? उसने वो सारी राज की बात जो पति से जानी थी और बोलने वाले तोते की बात भी उसे बता दी। यह बात जब उसे पता चली तो वह कहने लगी, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। किसान की पत्नी घर आ गई। अब वो कहते हैं ना कि औरत के पेट में कभी कोई बात नहीं पचती जब तक वह दूसरे को न बता दे। इसलिए तो औरत को दूसरा दूर संचार का साधन कहा गया है। एक बात को अगर फैलाना हो तो किसी एक औरत को बता दो, रातों रात वह पूरे गांव में फैल जाएगी। ऐसा ही हुआ। जब उस औरत को इस बारे में पता चला तो उसने वह बात रातों रात सारे गांव में फैला दी। एक दूसरी औरतों को बता बता के सारे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। यह बात फैलती फैलती
नगर के राजा के पास भी पहुंची। नगर का राजा जो था वो बीमार रहता था। राजवैद्य ने राजा से कहा था कि इंसानों की तरह बोलने वाले तोते का मांस अगर राजा ताज़ा खा ले तो राजा जल्दी ठीक हो जाएगा। पर ऐसा तोता उसे कहीं नहीं मिला था। पर ये बात जब राजा ने सुनी तो सिपाहियों को उस गांव में किसान और उसकी पत्नी को लेकर आने के लिए भेजा। दोनों पति पत्नी राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने किसान से कहा, क्या तुम बोलने वाले तोते के बारे में जानते हो जो इंसान की तरह बोलता है? किसान ने कहा, नहीं महाराज, परंतु आपसे किसने कहा कि मैं ऐसे तोते को जानता हूँ? तभी उसकी पत्नी कहने लगी, अजी झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे तोते को जानते तो हो। पत्नी की बात सुन के वह हैरान था। फिर राजा कहने लगा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी पत्नी कह रही है कि तुम सब जानते हो। अगर तुम उस तोते को मेरे पास नहीं लाए तो मैं तुम्हारी पत्नी को फांसी की सजा दूंगा। यह बात सुनकर किसान घबरा गया, क्योंकि किसान को अपनी पत्नी की तो इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसके गर्भ में उसका बच्चा पल रहा था। फिर किसान राजा से कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं उस तोते को ले आऊँगा, आप मेरी पत्नी को दंड मत दीजिए। राजा कहने लगा, ठीक है, जब तक तुम तोते को लेकर नहीं आते तुम्हारी पत्नी राज हिरासत में रहेगी। अब किसान जो है तोते को लेने के लिए जंगल में पहुंच गया। वह बड़ा उदास चला जा रहा था। वह यह सोच रहा था कि उसकी पत्नी को बोलने वाले तोते के बारे में कैसे पता चला। जब उसने जहन पर जोर दिया तो उसे पता चल गया कि प्रेम के वश में होकर उसने ही अपनी पत्नी को सारा राज बता दिया था और उसी के कारण ये सब हुआ है। फिर वह उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर तोता मैना रहते थे। तोते ने किसान को देखा तो कहने लगा, क्यों भाई, आज कैसे आना हुआ? क्या धन की और ज़रूरत है? किसान कहने लगा, नहीं, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। किसान ने सारी राजा वाली बात उसे बता दी और कहा कि अगर सवाल मेरी पत्नी का होता तो मैं हरगिज़ यहाँ तुम्हें लेने नहीं आता, लेकिन सवाल मेरी पत्नी की कोख में पल रहे मेरे बच्चे का है, और तुम तो जानते हो बच्चे के लिए एक पिता कुछ भी कर सकता है। तब तोता कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, तुम एक काम करो, तुम मुझे ले जाकर राजा को दे दो। तब किसान कहने लगा कि अगर मैंने तुम्हें राजा को दे दिया तो राजा तुम्हें मार देगा, फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? तोता कहने लगा, तुम बड़े ही नेक दिल इंसान हो, पर तुम मेरी चिंता मत करो। एक बार तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई थी, तो मैं भी तुम्हारे बच्चे की जान जरूर बचाऊंगा। तुम मुझे ले जाकर राजा को दे दो, फिर जो होगा मैं अपने आप देख लूँगा। लेकिन एक काम करना, तुम जब राजा को मुझे सौंप दो तो उसी रात अपनी पत्नी को लेकर इस नगर को छोड़कर किसी दूर दराज के नगर में चले जाना, जहाँ राजा को तुम्हारा पता न चल सके। बाकी मैं देख लूँगा। किसान कहने लगा, ठीक है। किसान तोते को साथ में लेकर राजा के महल में पहुँच गया। राजा तोते को देखकर बड़ा खुश हुआ। राजा ने किसान से तोते को ले लिया, लेकिन सुबह सवेरे ही राजा को तोते का ताज़ा मांस खाना था। उस समय तक दोपहर हो गई थी। राजा ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और किसान की पत्नी को छोड़ दिया। दोनों वहाँ से चले गए। राजा पिंजरे को लेकर अपने
कक्ष में चला गया और वहीं पिंजरे को रख दिया। सुबह जब हुई तो राजा ने पिंजरे को देखा तो उसमें जो तोता था वो हिल डुल नहीं रहा था। राजा ने सोचा कि तोता मर गया है और किसान ने उसके साथ धोखा किया है। जो मरने की कगार पर तोता था, ऐसा तोता लाकर उसे दिया है। अब तो वह तोते का ताज़ा मांस नहीं खा सकता है, क्योंकि तोता तो शायद रात में ही मर गया था। उसने सैनिकों से कहा कि किसान को पकड़ कर लेकर आओ, उसने मेरे साथ धोखा किया है। राजा ने सोचा अब तोता तो मर ही गया है, इसे पिंजरे में रख कर क्या फ़ायदा। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोते को पकड़कर खिड़की से जैसे ही नीचे फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, तोता जो है राजा के हाथ से फुर करके उड़ गया। राजा के सैनिकों ने बताया, किसान आपके दुश्मन राजा के राज्य में रात में ही चला गया। राजा कुछ नहीं कर सका। इस तरह तोते की समझदारी से किसान और तोते दोनों की जान बच गई। तुम भी इस कहानी से सीख लो और ये नगर छोड़कर दूसरे नगर में चले जाओ। व्यापारी के लिए कोई भी नगर नया नहीं होता, वहाँ जाकर नया व्यापार शुरू करो, तुम्हारे दिन फिर से बदल जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो गलती तुमने पहली बार अपनी पत्नी को राज बताकर की थी, उसे जीवन में कभी मत दोहराना। गंगाराम नगर छोड़कर दूसरे नगर में चला गया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार वहां पर चल निकला। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।